प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन, उसके अंदर प्लान डू चेक एक्ट, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात किया, और DMAIC डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, जो 6 सिग्मा में यूज होता है, जो एक्चुअली दिस DMAIC इज मोर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एंड DMADV जिसमें हम लोग अगेन डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन और रीडिजाइन एंड देन वेरीफाई। ये यूज होता है DMADV फॉर ए प्रोसेस मॉडिफिकेशन और ए न्यू सिस्टम और ए न्यू प्रोसेस। तो ये दोनों ही, एक होता है डिजाइन फॉर 6 सिग्मा DMADV, और DMAIC यूज होता है फॉर नॉर्मल 6 सिग्मा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैं कोशिश करूंगा जिस दिन हम लोग कैपेबिलिटी स्टडी कर रहा हूं उस दिन 6 सिग्मा के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ 6 सिग्मा। तो आज ये DMAIC और DMADV के बारे में भी थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करूंगा एज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो आज थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक हम लोग क्या किए हैं। तो हम लोग शुरू में हम लोग रूट कॉज के बारे में बात किया। रूट कॉज पॉसिबल सॉल्यूशन को, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन को रिड्यूस करके एक छोटा डोमेन के अंदर लाते हैं हम लोग, और उससे हम लोग टेक्निक के दौरान या तो टेक्निकल कॉज के दौरान, टेक्निकल कॉज एनालिसिस के दौरान हम लोग फाइनली हिट करते हैं टू द रियल सॉल्यूशन। और उसमें हम लोग कुछ स्लाइड्स देखा कि प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है क्या नहीं, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर हम लोग देखा कि टाइप्स ऑफ एक्शन के अंदर करेक्शन, इमरजेंसी एक्शन, करेक्शन, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है करेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम ऑकरेंस जो होता है उसके बाद और एक बार हो जाता है तो उसको हम रिकरेंस कहते हैं। तो रिकरेंस होता है तो उसमें एक्शन लो परमानेंट, दैट इज करेक्टिव एक्शन। और अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तब आप प्रॉब्लम होगा ये सोच के अगर एक्शन लेते हो तो दैट इज पोटेंशियल प्रॉब्लम को एलिमिनेट करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। और फिर उसके बाद हम लोग वेरिएबल में गया, वेरिएबल का डिफाइन किया हम लोग, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या है, फिर डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखा, और हम लोग कैटेगरिकल वेरिएबल जो कि सब्जेक्टिव डेटा है उसको भी हम लोग थोड़ा देखा। फिर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी जो है मीन, मोड, मीडियन, इसको देखा, जो कि प्रेजेंटेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। और हम लोग ये भी सुना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो हम लोग यूज करते हैं पॉपुलेशन से सैंपल लेके, फिर उसके दौरान हम लोग पूरा पॉपुलेशन के ऊपर एक कंक्लूजन देते हैं, दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में थोड़ा बात करेंगे, और उसके लिए हम पहले आते हैं एक फेमस स्टेटमेंट फ्रॉम डॉक्टर डेमिंग। उन्होंने बोल रहे हैं, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू डोंट मेजर। ये हम लोग केपीआई के टाइम में भी हम लोग देखा था, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के टाइम में, कि कोई भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको डेटा चाहिए, और डेटा मिलने के लिए आपको मेजर करना पड़ेगा। कुछ केस में मेजरमेंट सिंपल होता है, जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट। कुछ केस में मेजरमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे बहुत हाई टेम्परेचर विथ फ्यूम्स, मेटल इज बीइंग पोर्ड, तो आपको बहुत मुश्किल होगा इवन विथ ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो उस केस में डिप टाइप इमर्शन थर्मोमीटर आप लेते हो तो वो भी काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको नजदीक जाना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर थर्मोकपल फॉर लो टेम्परेचर मेजरमेंट वगैरह यूज करते हैं। तो सम केसेस मेजरमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको तो पता ही है, कुछ केस में पर्टिकुलर फॉर स्पेस मेजरमेंट कुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट विदाउट मेजरमेंट देयर इज नो वे टू नो how a process is performing. Therefore, there is no way to improve it. अगर आप मेजर ही नहीं करो तो करंट स्टेटस पता कैसे होगा? तो करंट स्टेटस पता नहीं है तो आप इंप्रूव किया है क्या नहीं वो भी पता नहीं होगा। By measuring the voice of the customer and the voice of the process, gaps can be identified between the two. This information gives us direction to our improvement efforts as we begin closing the gap.
कस्टमर का वॉइस और हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये दोनों के बीच में हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमारा यही मेन गोल है कि हम इसको कैसे कम करें। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे जरूरी होता है प्रॉब्लम का डेफिनेशन। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए आपको स्मार्ट डेफिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्हाट इज कॉल्ड SMART, स्मार्ट डेफिनेशन। मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्मार्ट। सो यू शुड बी एबल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, S for it should be specific. It could also be stretching, systematic, synergistic, significant, and shift. मतलब specific मतलब you should be in a position to specifically define the problem. Like for example, हमारा कुछ मेटल स्पिलेज हो रहा है, या तो हमारा कुछ पानी की मोल्डिंग में हमारा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बट अगर आप उसको जनरली डिफाइन करो तो वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग। मानी कि हम बोल रहे हैं कि हमारा एब्सेंटिज्म बहुत हाई है, हम लोग नॉर्मली जनरल स्टेटमेंट करते हैं, बट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम टू द स्पेसिफिक डेफिनेशन। मानी कि उसको आप थोड़ा सा स्ट्रेटिफाई किया, आप उधर बोल रहे हो कि त्योहार के बाद हमारा एब्सेंटिज्म ज्यादा होता है। कौन सी त्योहार? नॉर्मली दिवाली के त्योहार के बाद या तो दिवाली के त्योहार के पहले। देन यू आर कमिंग टू वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन कि हम दिवाली त्योहार के पहले, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनमें से काफी लोग बाहर से हैं, और उन लोग जब जाते हैं 2-3 दिन के लिए नहीं जाते हैं, जाएंगे तो उनको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना है, तो इसीलिए एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है। तो देन द प्रॉब्लम एक्चुअली यू कैन डिफाइन क्वाइट वेल। सो but remember that whenever you are defining a problem, you should define the problem in a very specific manner. ठीक है? Aim for measurable. तो अगर प्रॉब्लम को, जैसे मैंने डॉक्टर डेमिंग का जो कोट दिखाया था, अगर प्रॉब्लम को आप मेजर नहीं कर पाया तो उसको आपने सॉल्व किया है क्या नहीं, ये नतीजा पे पहुंचना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट प्रॉब्लम जो है आप ले रहे हो वो मेजरेबल हो, और मेजरेबिलिटी के लिए आप चूज कीजिए। कंटिन्यूअस होगा तो बहुत अच्छा वेरिएबल है कंटिन्यूअस वेरिएबल। अगर कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है, या तो कंटिन्यूअस के साथ साथ 1-2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट वेरिएबल है, एट्रीब्यूट या तो डिस्क्रीट वेरिएबल लीजिए। अगर वो भी ना मिले तो इन एक्सट्रीम केस वो भी होता है, कई बार होता है कि आपको कैटेगोरिकल वेरिएबल के आधार पे डायरेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेते हुए आप कैटेगोरिकल वेरिएबल भी ले रहे हो, so that is also okay. So measurable, meaningful, it should really reflect the end purpose. Memorable, motivating, even sometimes magical also. A for achievable. आप ऐसा अगर प्रॉब्लम को डिफाइन करो जो अचीवेबल ही नहीं है, माने कि आपने बोल रहे हो कि हमें ये प्रोसेस का, मशीन का प्रोसेस कैपेबिलिटी को बढ़ा के 2 करना है, 6 सिग्मा की तरफ लेके जाना है, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो मशीन है ये बहुत ही बैकडेटेड मशीन है, इसमें इतना लो टॉलरेंस में प्रोड्यूस करना नामुमकिन है। तो अननेसेसरीली डोंट वेस्ट टाइम। सो कम आउट विद द प्रेसिडेंसेस और थ्रू सम स्टडी कि इज इट अचीवेबल गोल। तो अगर आपने ले भी लिया थिंकिंग दैट इट इज अचीवेबल, बट व्हेन यू आर फाइंडिंग दैट नो वी आर रियली नॉट एबल टू कम आउट विद द वेरिएबल्स टू सपोर्ट controlling of this particular process, then maybe you can in that case discard, but that sometimes become quite expensive. So it is better not to take such problem. R for relevant, यानी कि जो problem आप ले रहे हो that should be relevant to the purpose of the organization, that should be relevant to the objective. What objective? मानी कि आपने जो strategic goals लिया है वो strategic goals में से आप एक problem ले रहे हो, that is very good. और मानिए कि आपका एक कस्टमर कंप्लेंट बार बार आ रहा है, आपने पेरेटो करके देखा है कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम पोरोसिटी, तो आप पोरोसिटी के ऊपर प्रॉब्लम लिया तो दैट विल बी रेलेवेंट। सो इट शुड सिंक विद द काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट यू आर हैविंग फॉर योर डिपार्टमेंट और फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। देन T इज फॉर टाइमली एंड टाइम बेस्ड, दोनों ही हो सकता है।
So timely, tangible, thoughtful. So time based का मतलब it cannot be indefinitely continued. For every problem there has to be a time target. So if the problem has so many root causes and those root causes are very difficult for you to continue because you are depending on so many external factors जो आपकी बस के बाहर है, so in that case please try to restrict the domain of the problem solving so that it can be deliver you at least some result within a time target. So I think I will leave it at that, the smart problem solving. Having defined the problem, then let us come to the problem solving discipline. और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन में सबसे बड़ी बात जो है वो है डॉक्टर शूहार्ट का साइकिल. आपको याद होगा क्वालिटी गुरु के संदर्भ में मैंने बोला था डॉक्टर शूहार्ट के बारे में, और ये भी बोला था कि 1950s में जब डॉक्टर डेमिंग जब जापान गए थे तो ही वाज यूजिंग द प्लान डू चेक एक्ट ऑफ डॉक्टर शूहार्ट, एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू डॉक्टर शूहार्ट का PDCA model, plan, do, check and act. So what is the meaning of the plan, do, check, act? जो कि आप आज के दिन में जितने सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन देख रहे हो, जापान का 7D 7 डिसिप्लिन, फोर्ड या तो मोटोरोला का 8D अप्रोच, या तो 6 सिग्मा का DMAIC अप्रोच, या तो डिजाइन फॉर 6 सिग्मा DFSS का DMADV अप्रोच, ये सब का मदरहुड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो है PDCA. तो आप अगर PDCA को ठीक से समझा नहीं तो यू विल नॉट बी एबल टू रियली अंडरस्टैंड एनी वन ऑफ दोस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. तो व्हाट इज P स्टैंडिंग फॉर? आपको मैंने शायद पहले PDCA SDCA इसका रिलेशन भी दिखाया था, प्रोफेसर शोजी शिबा का जो स्टैंडर्डाइजेशन जो मैंने डेली वर्क मैनेजमेंट के संदर्भ में मैंने बात कर रहे थे. तो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड जस्ट चेक बैक into DWM clip. बहुत कम लोग देखा है आप में से, but those who are really interested for their career development understand that without DWM no company will be successful. You do it today or you don't do it today, but you have to do it someday. So PDCA SDCA, that is also based on the Shewhart's plan, do, check, act. What is plan? Even Juran trilogy talking about plan, do, check, act. Planning, whatever Dr. Juran is talking in terms of planning is a problem hai. You know your problem. So first thing is that, do you have a problem? Yes, I have a problem. Then you are preparing yourself in terms of solving the problem. So you define the problem, you form a team, you try to understand that what kind of resources would be required, within how much time I should really be able to address the problem. These are all coming within plan. थोड़ा विस्तार से समझेंगे जब हम 70 और 80 देखेंगे. फिर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप करोगे दैट इज कॉल्ड डू. यानी कि नॉट ओनली दैट दिस इज एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, दिस इज एप्लीकेबल फॉर इवन एब्सेंटिज्म प्रॉब्लम फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग. इट इज एप्लीकेबल फॉर डिजाइन डिपार्टमेंट ऑल्सो, इट इज एप्लीकेबल फॉर सप्लायर ऑल्सो. तो डू में आप एग्जीक्यूट करते, एक्शन लेते. यही डू के अंदर छुपा हुआ है एनालिसिस ऑल्सो. So you are observing, you are analyzing, and you are actually collecting data, and you are coming to the root cause. ठीक है? चेक स्टेज में आप वेरीफाई कर रहे हो कि हमने जो प्लान या तो ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसके अगेंस्ट में जो एक्शन ले रहा हूं, अभी हमारा जो नतीजा पहुंचा है, इज देयर ए गैप और नो गैप. नो गैप मतलब जो हमारा जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिल गया. चेक इज वेरिफिकेशन ऑफ दैट. सो यू मस्ट बी क्वाइट स्ट्रक्चर्ड इन कंक्लूडिंग थ्रू ए चेकिंग सिस्टम. एंड उसीलिए मैंने बोला अगर प्लान स्टेज में आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफाइन किया है, मेजरेबल बनाया है, तो चेकिंग बिकम्स वेरी इजी. तो चेकिंग स्टेज में हम लोग गैप निकलते हैं एक्चुअल और प्लान के बीच में. अगर गैप बोलता है कि अभी भी गैप बहुत ज्यादा है, तो एक्ट स्टेज में जाके आप दोबारा PDCA साइकिल को रिपीट करते हो, क्योंकि अभी भी जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, उसका हमने मीट नहीं किया. तो दैट इज व्हाई प्लान, डू, चेक, एक्ट मे हैव टू बी रिपीटेड. अगर ये नतीजा पे हम लोग पहुंचा कि हाँ जो मकसद था हम लोग उसको मीट किया, तो हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, ताकि जुरान का
जो कंट्रोल है वही है स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग एसओपी को चेंज करते हैं, चेकलिस्ट वगैरह जितना कुछ है, ड्राइंग वगैरह सब चेंज करते हैं, चेंज करके फाइनलाइज करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए, टू अवॉइड रिकरेंस। दैट इज फाइनली आप करेक्टिव एक्शन को क्लोज कर रहे हो, ठीक है। और उसमें आप ये भी जो जो शिक्षा मिला है हमें, लर्निंग पॉइंट्स कि हमारे एम्प्लॉय में ये ट्रेनिंग की कमी था, हमारे रिसोर्स में ये कैपेबिलिटी का कमी था, वो सब एनालिसिस करते हुए मैनेजमेंट के एंगल से आप उसको ब्रिज करते हो, मतलब वो गैप को रिमूव करने का कोशिश करते हो। तो दिस इज इन शॉर्ट व्हाट यू कॉल द Shewhart's इम्प्रूवमेंट साइकिल। तो ये प्लान टू चेक एक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सो आई नॉट रियली गोइंग टू अगेन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। इसके आधार पे हम लोग DMAIC जो 6 सिग्मा में यूज होता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। तो ये डिफाइन के अंदर क्या क्या टूल है, मेजर के अंदर क्या क्या टूल है, एनालिसिस के अंदर क्या टूल है, इंप्रूव के अंदर क्या क्या टूल है, कंट्रोल के अंदर क्या क्या टूल है, ये लिखा गया है। तो डिफाइन, जैसे मैंने बोला, ये स्मार्ट डेफिनेशन होना चाहिए प्रॉब्लम में। ये स्टेज में ही आपका प्लानिंग भी होता है। तो Shewhart का प्लानिंग अगर लेते हैं तो डिफिनेशन, मेजरमेंट, ये दोनों ही Shewhart का प्लानिंग स्टेज में आ जाता है। डिफिनेशन, मेजरमेंट। एनालिसिस स्टेज आता है Shewhart का डू स्टेज के अंदर, मतलब डेटा कलेक्शन यानी ऑब्जर्वेशन, एनालाइज, रूट कॉज एनालिसिस, ये सारे DMAIC का ए स्टेज में आ जाता है, ठीक है। इंप्रूव स्टेज मतलब आप एक्चुअली एक्शन ले रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो और इंप्लीमेंटिंग द फाइंडिंग ऑफ द रूट कॉज। मतलब इधर हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, हम लोग इधर वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो ये कहां पर आएगा? इट इज कमिंग अंडर, एक्चुअली some part of it is coming under do, some part of it is coming under check, and then finally you are standardizing it in control. So control में हम देखेंगे कि हम कैसे जितना कुछ हम लोग अचीवमेंट किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद, उसको हम कैसे होल्ड अगेंस्ट गेन जो किया है, हम हमारा जो बेनिफिट हुआ है उसको हम कैसे उसको हम मेंटेन करें। So some tools I'm going to tell you, and maybe we will not be able to cover everything because this is a coming under 6 Sigma, which is a 3 weeks program. But you should understand that some of the things which can be used. I'll just talk to you some of the things. Maybe some we have just given you a hint already. Benchmarking, process benchmarking, for example, for understanding the problem का definition, target क्या होना चाहिए. To understand that, you can do some process benchmarking. FMEA is also sometimes very important to define a problem, क्योंकि उसमें काफी सारे clues मिल जाता है. IPO, input process output, मैंने आपको CPOC बोला था कि supplier input process output customer. तो अगर इधर एक S लगा दीजिए, इधर एक C लगा दीजिए, तो इस CPOC हो जाता है. Carnot's model I have already explained to you. Knowledge based management, project charter, CPOC I have already covered. QFD I have already covered. You have understood quality function deployment. Voice of the customer, I have explained how to capture the voice of the customer. Task appraisal, task summary, जो आप actually during the appraisal आप कर सकते हो इसको. Value stream mapping we have covered already. See, somehow we have already touched on most of the tools here. Measurement में confidence interval, no, it is beyond our scope. It is a little advanced statistics. Measurement system analysis हम लोग cover करेंगे on module number 13. Nominal group technique, no, right now we are not going for that. Pair-wise ranking, I'll try to cover it under QC tools, though it is not a QC tools, but it can be a general tool. Physical process flow is like a process flow chart. Process capability study we are going to cover in module number 12. Process flow diagram, yes, it will be covered under 7 QC tools. Process observation कैसे किया जाता है, again check sheet के अंदर. Time value map, value stream mapping, waste analysis, yes, these two have been covered.
Affinity diagram coming under the 7 management tools. No, we are not going to cover. Brainstorming का technique होता है. We will not cover that. Cause and effect diagram, yes, it will be taken up under 7 QC tools. F-test, no, it is little advanced statistics. Fault tree analysis, I'll try to cover under QC tools. FMEA, no, it will be better that you attend a program on FMEA. Histogram, yes. Historical data analysis, no, this will be again exploratory data analysis, little advanced tool. Perote chart, yes. Reality tree, no, we are not going to cover reality tree. But fault tree, I will try to cover. Regression analysis, we are not going to cover, but scatter diagram, we are going to cover. So scatter plot, t-test, no, it is little advanced statistics. Thematic content analysis, not required right now. Taki end count test, it is coming under non-parametric. We are not going to cover that. 5 whys, we have already covered, why analysis. DFSS, design for Six Sigma, under that DMADV approach, I'll briefly explain you. Design of experiment, we are going to just touch on module number 13. Kanban, yes, it has been covered under, we have given you a feel of Kanban in Lean. Mistake proofing, yeah, to Pokayoke, yes, we have covered that briefly with examples. Then PF, CE, CNX, SOP, these all like process flow, etc. SOP, these are, a very commonplace technique. I don't think we need to cover it separately. You can even Google it and understand it. It's very simple. Standard work we have covered. Takt time we have covered. Theory of constant, no, we have not covered. It is again quite a detailed program. TPM में हम लोग ज़्यादातर पिलर नंबर जो GSON पिलर है उसके ऊपर बेसिक्स कवर किए हैं. Visual management system we have covered. Work cell design we have just touched in the Lean. 5S workplace organization we have touched. Control chart we are going to cover under QC tools and SPC. Control plan, yes, to some extent we have given a touch under standardization. Reaction plan is part of control plan. Run chart also we would try to cover. And SOP, of course, it is there. So I think by and large, most of the tools and techniques, barring few advanced tools, we have given you a feel. So it should be possible for you to attend now a green belt program of Six Sigma. Those who attend all the quality modules properly, you should be in a position to comfortably attend the green belt 2 days program. And that will make most of you quite compliant with the basics of problem solving. So what is design for Six Sigma में DMADV? जैसे मैंने आपको बोला, हम लोग नॉर्मली DMAIC में नॉर्मली जो करंट प्रोसेस में जो प्रॉब्लम है, मेजरेबल प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग DMAIC हम लोग यूज करते हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, हम लोग एक प्रोसेस को लॉन्च करने के बाद हम लोग देखा वो प्रोसेस में काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. या तो हम लोग ये भी देखते हैं कि एक नई प्रोसेस की शुरुआत में हम लोग प्रोसेस का एनालिसिस करते हुए इट विल बी बेटर दैट यू डू ए थॉरो एनालिसिस एंड कम टू ए प्रॉपर डिजाइन ऑफ द प्रोसेस. ये दो केस में, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, ये दोनों ही केस में DMADV इज ए वेरी गुड टेक्निक. So it is a design for Six Sigma methodology. It is a data-driven approach to designing a product or process that ensures new designs to satisfy customer and address internal critical to quality variables requirement. CTQ variable को improve करता है to meet the customer requirement. तो इसको करने के लिए आप एक नए प्रोडक्ट को नई डिजाइन या तो एक प्रोडक्ट का डिजाइन को रिव्यू कर सकते हो या तो प्रोसेस का जो करंट जो डिजाइन है उसको आप रिव्यू कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. तो DMADV में प्रोसेस डिजाइन इंप्रूव, प्रोसेस वेरिफिकेशन कंट्रोल, ये दोनों ही होता है. क्या है इसका 5 स्टेप? इसमें भी डिफाइन होता है जिसमें हम डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिप्लॉयमेंट. मेजर होता है अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, स्पेसिफाई मेजरेबल CTQ. एनालाइज करते हैं टू डेवलप द कॉन्सेप्ट डिजाइन, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको, मानी कि प्रोडक्ट डिजाइन के टाइम में यू आर इवेल्युएटिंग, ट्राई टू इवेल्युएट दैट, मानिए यू आर इन द प्रोसेस ऑफ
designing a purified water purified system. So in that case, you can really verify and develop the concept. Technically कर रहे हो, लेकिन आप ये टेक्निक का सहारा लेके you can do it. Design, develop details and optimize design and verify before you implement it. So जैसे मैंने बोला, for improving a particular process or concept, you can use the DMADV under design for Six Sigma. So DMAC versus DMADV. When to use DMADV? DMADV methodology instead of the DMAC methodology should be used when a product or process is not in existence at your company and you need to develop it. The existing product or process exists and has been optimized using either DMAC or not, and still does not meet the level of customer specification or Six Sigma. Okay. So very briefly, इसमें DMADV के साथ और एक S ऐड किया गया है, नॉट नेसेसरी एक्चुअली, बट यस वेरीफाई के साथ हम स्टैंडर्डाइज भी करते हैं. तो DMAC के या 7 स्टेप्स जो है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, डिफाइन, ऑब्जर्व, एनालाइज, एक्शन, चेक, स्टैंडर्डाइज, कंक्लूजन एंड हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका पूरा स्टेप्स. DMAC में डिफाइन, मेजरेबल इज सेम एज डिफाइन. ऑब्जर्व एंड एनालिसिस विल कम अंडर एनालिसिस. एक्शन के अंदर एक्ट एंड इम्प्रूव, चेक के अंदर चेक एंड स्टैंडर्डाइज, एंड कंक्लूजन, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट आल्सो दे डू DMAC में. They don't write it, it is not coming under this thing, but they do it. Under DMADVS, define, measure, इसमें analyze, इसमें action में design आता है. That is why it is a designing tool actually, designing technique. And verify and standardize. All right.